दिक्कत है। मनोज जी, आप मुस्कुरा रहे थे जिस समय चंद्रभूषण जी बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है उस मुस्कुराहट में कोई टिप्पणी भी छिपी है। नहीं नहीं, मैं उनकी बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। ऐसी हाँ। कोई वो नहीं है। और उनका कहना बिल्कुल सही है कि भाई जब तक आपने रेड लाइट्स को डिफाइन नहीं किया है, रेड लाइट्स को एस्टेब्लिश नहीं किया है, तो फिर सिविक सिविक सेंस तो डेवलप होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। कहने की बात यह है कि रेड लाइट, ऐसा नहीं है कि रेड लाइट्स एग्जिस्ट नहीं करती, नियम कानून सब एग्जिस्ट करते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के सब नियम कानून बने हुए हैं, और जब 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 वो नियम कानून नहीं उनका पालन हुआ है, तो लोग बाग कोर्ट में भी गए हैं, लोग बागों ने काफी काफी उस पर बातें उठाई हैं। हमारा जो अपना अनुभव कहता है, वो अनुभव ये कहता है कि मैं अपने को रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा, कि ये जो दिल्ली जो एक चीज है, ये आप कितना बढ़िया कुछ भी रेड लाइट बना लें, क्योंकि उस रेड लाइट के कर्ता धर्ता एक नहीं है, पहली बात। दूसरा, उस रेड लाइट को उसको वायलेट करने वाले इतनी लार्ज संख्या में हैं कि उसको आप मैनेज नहीं कर सकते। आप शायद समझ रहे होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ इश्यूज, इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेबिलिटी, इन सब में इतना चीजें इतनी डिफिकल्ट हो गई हैं कि अब जो जिनके हाथ में कुछ है, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भैया हम नहीं कुछ कर सकते, इस शहर के साथ में हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कई बार मीटिंग्स में इन बातों को सुना है। वो कहते हैं कि भाई अब ये इट इज बियॉन्ड रिपेयर। अब बियॉन्ड रिपेयर है, जब बियॉन्ड रिपेयर है तो केजरीवाल भी कहता है भैया कैसे मैं अगले 5 साल बुना लूं, या मोदी भी कहते हैं कि कैसे अगले 5 साल देख लूं, या कैसा अगला इलेक्शन देख लूं। We have to really come to grips with the root problems, and the root problem is, जब तक केजरीवाल ने शुरू किया था, पर वो जो है शुरू करते हुए कहीं और दूसरी दिशा में निकल गया। उसको प्राइम मिनिस्टर बनने की शायद बहुत जल्दी है, जबकि उसके पास अच्छी खासी उम्र है। उसने जो मोहल्ला लेवल पर जो गवर्नेंस की बात शुरू की थी, उसमें कुछ दम था। अब वो सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक तक रह गया, और मोहल्ला लेवल तक जो गवर्नेंस वाली बात थी उसको वो भूल गया। जब तक गवर्नेंस सिस्टम हम ऐसा नहीं बनाएंगे कि जिसको काम करना है अधिकारी के रूप में या पॉलिटिशियन के रूप में, वो मेरे सामने दिखना चाहिए। वो क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा है तो मैं किसको पकड़ूंगा? इट हैज बिकम, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी हैज ऑलवेज बीन फेसलेस, बट ब्यूरोक्रेसी तभी डिलीवर कर पाती है जब उसके ऊपर जो प्रजातंत्र है वो अंकुश लगा के रखता है। पर आज तो हम जानते ही नहीं एमसीडी का ऑफिस कहाँ है, एमसीडी के लोग कहाँ बैठते हैं। पहले कम से कम 3 एमसीडी थी तो मालूम था कि भाई ये पास में, फिर उसको पॉलिटिकल मोटिव से उसको फिर एक कर दिया। अब कहाँ जाएं, किसको जाएं, क्या करें? तो जो पब्लिक है ना, वो भी एक तरह से वो मतलब असमंजस में, कंफ्यूजन इज रेनिंग हाई। तो ऐसे उसमें किस तरीके से इस तरह का शहर जो आज अपने को मतलब 1 करोड़ से ऊपर तो हम हो ही चुके हैं ऑलरेडी, इससे ज्यादा हो गए। दिस इज इट्स ए एलिफेंट which is totally unmanageable today. जो पहले भी आपने कहा कि
अंधों का हाथी सॉरी है, टू मैंने से। छोड़ दीजिए, समझना ही बिल्कुल। मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। तो कैसे उसको बिल्कुल। मैनेज करेंगे तो अलग बात है। और ये संयोग है कि आज हम दिल्ली पर, दिल्ली के कूड़े पर, दिल्ली की यमुना पर बात कर रहे हैं। इस देश के बहुत सारे शहर, छोटे-बड़े शहर इसी हालत में हैं और उन सबके अंदर आपको ऐसे लोग बैठे मिल जाएँगे जो कह देंगे मामला बियॉन्ड रिपेयर है। नहीं, नहीं, ये हाल इससे 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 बुरी हालत में है, मैं बताऊँ आपको। ये इससे दिल्ली तो खराब हालत और हाँ, शहर दिल्ली तो राजधानी है इसलिए इसकी बातें होती हैं, पर आप और शहरों में जाइए, आप पाएँगे कि वाक़ई इट इज़ टेरिबल। जी। और ये चिंता की बात ये है कि दिल्ली जैसे शहर का जो हाल है वो सामने है। पहाड़ पर शहरों में बाढ़ आ रही है। ये चमत्कार कैसे संभव हो सकता था, ये कोई सोचता है? ये पक्के तौर पर इसके लिए लोग हैं जो गुनहगार हैं। उन्होंने शहरों का हाल ये किया है। जिन शहरों में झीलें भरी रहती थी, उन शहरों में पानी भर रहा है क्योंकि झीलों पे मकान बन गए हैं। और ये एक शहर का हाल नहीं है, एक मोहल्ले का हाल नहीं है। ये पूरे भारत में अपने चारों तरफ हम प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है। और जो अभी चंद्रभूषण जी ने बात कही कि ट्रैफिक लाइट्स होनी चाहिए, कि रेड लाइट तो हों जिन पे सजा दी जाए किसी को, तो वो ऐसा लगता है कि कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। और एक चीज़ जिसका जवाब अपने अंदर हर आदमी को झाँकना होगा, सही बिल्कुल अभी मनोज जी ने कहा कि साहब मैं अपने को गुनहगार मानता हूँ। हमारे लोग, हम सब विदेश चले जाते हैं तो वहाँ हमें सारे कायदे आ जाते हैं। हम वहाँ एक सही बात। कागज़ का टुकड़ा नहीं फेंकते हैं, उसको अपनी जेब में सँभाल के रखते हैं और फिर कहीं जाते हैं और वहाँ कूड़ेदान ढूँढ कर उसके अंदर डालते हैं। और मैं अमेरिका, इंग्लैंड या पश्चिमी देश की बात नहीं कर रहा हूँ। आप पूर्वी एशिया में चले जाइए, आप थाईलैंड जाइए, आपको वहाँ एक भी आदमी कचरा फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। आपके हाथ में कचरा, अगर सामने कोई दुकानदार जिससे आपने कुछ नहीं खरीदा है, उसकी नज़र पड़ जाए कि आपके हाथ में कचरा है, वो आगे बढ़कर आपके हाथ से वो कचरा लेकर अपनी दुकान के डस्टबिन में डालता है। वहाँ आपको पूरा शहर लंबे-लंबे लाइनों में लगा हुआ दिखता है, सब लोग लाइन से जाते हुए दिखते हैं। भारी ट्रैफिक के बीच में आपको एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। और ये नज़ारा मैंने खुद नहीं देखा है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, जो लोग देखते हैं वो तस्दीक करेंगे। हमारे पूर्वोत्तर भारत के कुछ शहरों की तस्वीरें मैंने देखी हैं, कि जहाँ आधी सड़क बिल्कुल खाली है, इस तरफ से जाने वाली पूरी सड़क खाली है, सामने की तरफ से ट्रैफिक भरा हुआ है, दूसरी तरफ की लेन पूरी भरी हुई है, लेकिन एक भी आदमी डिवाइडर की लाइन पार करके, डिवाइडर नहीं बना हुआ है सड़क पर, डिवाइडर की लाइन पार करके आने वाले ट्रैफिक की दिशा में नहीं जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चीजें हो नहीं सकती हैं। सिर्फ आपको अपने अंदर झांकना होगा और आपको, सरकारों को ये व्यवस्था करनी होगी। आजकल बहुत सुनाई पड़ रहा है सरकारों की तरफ से कि ये अफसर काम नहीं करेंगे तो निकाल दिया जाएगा, 50 साल की उम्र के बाद ऐसा होगा, इनकी रिव्यू होगी, इनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जाएगा। सवाल ये है कि आप क्या करते हैं हर साल, इसका हिसाब क्यों नहीं होता है? क्या टारगेट है? इस शहर में गंदगी की सफाई के लिए कौन जिम्मेदार है? और अगर ये काम नहीं हो रहा है तो इसके लिए किन-किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? ये मौका क्यों दिया जा रहा है? जो अभी चंद्रभूषण जी ने कहा कि वो कॉपी लेके भाग गया, दरअसल आजकल इंक से लिखा नहीं जाता, बहुत कम लोग, आजकल बॉल पेन या फेल्ट पेन इस्तेमाल होते हैं। हमारे समय में बचपन में कहा जाता था कि जिस दिन पर्चा अच्छा ना कर पाओ, ठीक से ना लिखा हो, तो अपनी स्याही की दवात को कॉपी पे उड़ेल दो, मास्टर साहब से कह दो गिर गई, अब क्या करें देख लीजिए। तो ये सबको, पूरे देश में तमाम राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को अपनी दवात उड़ेल देने के भागने का मौका क्यों हम लोग दे रहे हैं? ये एक सवाल है। और यहाँ पर क्योंकि बात हमने नदी पे बहुत की है, केदारनाथ सिंह की एक कविता है जिसकी 2 लाइनें बिल्कुल सीधे नहीं बैठती है, लेकिन फिर भी। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था। मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। ये उन्होंने किसी बहुत, मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत, शांत, साफ नदी के बारे में लिखा है। लेकिन आप अगर दिल्ली की यमुना देख लें, लखनऊ की गोमती देख लें, किसी और शहर के बीच में बहती हुई कोई भी ऐसी नदी देख लें, तो आपको भी ऐसे ही लगेगा कि इससे दूर ही रहो, इसको जगाने की कोशिश न करो, इसमें डुबकी लगाने की तो सोचो भी मत। और यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ अंत में, लंदन शहर के बीचों बीच जो नदी बहती है, टेम्स जिसको कहते हैं, उसका भी करीब 50, 60, 100 साल पहले ऐसे ही हाल होता था। लेकिन उस शहर ने अपनी नदी को
वापस हासिल कर लिया। बहुत साफ-सुथरी नदी अब बहती है। तमाम पश्चिमी देशों में नदियाँ इसी तरह साफ-सुथरी की गई हैं। तो हमारे देश में भी हम कर सकते हैं, हम अपनी सरकारों पे दबाव बना सकते हैं कि ये किया जाए, ये करना है। लेकिन अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, चुनाव आ रहे हैं इसलिए सरकारें जागी हैं, लेकिन इस वक़्त भी आप उनको इन सवालों पे जगाने के बजाय, किन्हीं और सवालों पर उनकी तरफ से भाषण सुन के सो जाने में यकीन रखते हैं, तो फिर आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि भविष्य इससे भी खराब, इससे भी खतरनाक, इससे ज़्यादा प्रदूषित, इससे ज़्यादा धुएँ वाला, इससे ज़्यादा शोरगुल से भरा होगा और तब आप और हम शायद इस दुनिया में ना हों, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी, वो हमें इसके लिए दोषी ठहराएगी ही ठहराएगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।